हेलो डियर एवरीवन, मैं रुपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू किसका सर? पार्ट टू स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसमें पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं पार्ट 2 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस की जहां पर बात होती है तो केमिकल रिएक्शन के बारे में तो डेफिनेटली स्टडी करना है। तो हमने रिएक्शन स्टडी की थी किसके ऊपर? केमिकल चेंजेस पर। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। ठीक है, और वो क्या है सर? हमें क्या पता, आप ही ने तो पढ़ाया था। तो भाई हमने स्टार्ट कर लिया था इस चीज के बारे में, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एंड लास्ट पार्ट जहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने ये सारे टॉपिक हमारे पार्ट 1 में किए थे। तो आज पार्ट 2 में हमने कौन सा पार्ट डिस्कस करना है, मतलब कौन सी रिएक्शन डिस्कस करनी है? तो हमने इसमें डिस्कस करनी है बेटा पार्ट 2 में जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस इन्वॉल्व है केमिकल चेंजेस के अंदर, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप की रिएक्शन थी। तो नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन के मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 पार्ट्स करेंगे और 3 पार्ट्स में से क्या बेटा, इसमें तीनों के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद रहेगा आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ पार्ट रहेगा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और कॉमन भी है, जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपकी कॉमन रहने वाली है। कुछ एक आधा एग्जांपल होगा जो डिफरेंट रहेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन सेम रहने वाली है आपकी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं बात बीच बीच में थोड़ा गायब होता रहूंगा, रीजन भी कि इसमें क्या क्या होने वाला है कि स्लाइड्स बंद ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहां पर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसको हमने बोला था रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। तो ये पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहे हो सर? स्टाइल ना मारो, सिंपल लिख दो, अच्छा रहेगा। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन से ही पता होना चाहिए कि क्या है डेफिनेशन इसकी। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जहां पे कंबाइन हो रहे हैं। सो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स, वो अच्छा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म बिगर कंपाउंड, या सिंगल कह सकते हैं वन कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या 2 एलिमेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे यहां पे मैंने एलिमेंट भी राइट किया है और यहां मैंने कंपाउंड भी राइट किया, तो ये दोनों कैसे हो सकता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, अब 3 कैटेगरी कैसे होगा वो बताता हूं मैं आपको। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के बीच में क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कैसे है।
तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा यहां से एक आपका एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल भी है एनसीईआरटी में और क्वेश्चंस भी आपका, वो है आपका एक्सपेरिमेंट ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट होते तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो सचिन सर इज ऑलवेज देयर, वो आपको बता देंगे एक्सपेरिमेंट। चलिए मैग्नीशियम रिबन के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन क्या है, एक सिल्वर जैसा दिखता है आपको, पतला सा स्ट्रिप होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा। अभी हमारा है मैग्नीशियम और ये हमारा ऑक्सीजन, सभी को पता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमारे पास बनेगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बैलेंस करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो डेफिनेटली 2 मस्ट बी देयर टू बैलेंस द ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड। अब ये 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, बट मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना है, तो लीजिए ये बैलेंस हो गया है और ये हमारा बन गया है व्हाइट कलर्ड पाउडर जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना समझ आया आपको। अब यहां पे बात करते हैं, मैंने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट कराई थी तो उसमें आपको बताया था 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे या 2 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एलिमेंट वाले केस हैं आपके, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब एक एलिमेंट और ले लेते हैं हम, जैसे हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है 3 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म अमोनिया। अब इंपॉर्टेंट है, मेनली बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। सेम एज हम बात करते हैं आयरन की, तो Fe+S ये हमारे पास बन जाएगा आयरन सल्फाइड। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बिटवीन 2 एलिमेंट्स इन विच अ सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म, राइट। चलिए मैं एक बार स्लाइड चेक कर लेता हूं, बाकी आपको एग्जांपल समझ आ रहा है। ओ माय गॉड, एक एग्जांपल रह गया आपका, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ये 2NH3 बन रहा है, जो किससे बना है बेटा, ये बना है नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन से। ये आपका एलिमेंट से कंपाउंड बना। सेम एज हम बात करते हैं आयरन की, सल्फर के साथ मिलेगा तो बनाएगा आयरन सल्फाइड। ये रहा आयरन सल्फाइड। यहां पे भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल है। C+O2 डेफिनेटली सबको पता होगा, CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट ऑल्सो गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। दिस ऑल आर द एग्जांपल व्हेन 2 एलिमेंट्स, यहां पे 2 एलिमेंट्स एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है जहां पर क्या होता है, 2 कंपाउंड्स combine to form 1 कंपाउंड। अच्छा रिएक्शन तो सेम रहेगी, कंपाउंड बन रहा है, 2 कंपाउंड से बन रहा है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का। अब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर ऐड होता है, मतलब वाटर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर डालते हैं तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी क्या बेटा, ये 2 कंपाउंड है, जिसका एक का नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरे का नाम है वाटर, और यहां से हमारा बनाइए स्लेग्ड लाइन, ठीक है। इसका अदर नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां लिख देता हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए और कोई एग्जांपल हो सकता है इसका, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल जिसमें 2 कंपाउंड कंबाइन करते हैं और सिंगल एक कंपाउंड बनाते हैं। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 कंपाउंड से एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं जिसमें एक एलिमेंट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड कंबाइन, ये कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड का। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2CO2। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
और एक है हमारे पास ऑक्सीजन, और बना क्या रहे ये बनाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे भी क्या देखो, दो कार्बन है। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 4, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, ये दोनों बैलेंस हो गए हैं। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2CO2 प्लस C। अब यहां पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रहा है कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, CO2 प्लस C, तो ये हमारा बन जाएगा 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे देख पा रहे होंगे आप, यहां एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। ये कार्बन हमारा क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, और यहां से क्या बन रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं वो सेम रहेगा, मैग्नीशियम रिबन का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अच्छा हर पार्ट में मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यूज में कौन सा आ रहा है, एनसीईआरटी में कौन से पार्ट बैक एक्सरसाइज में या एग्जाम्पलर में है। ठीक है, चलिए ये बना था हमारा 2MgO, ओ माय गॉड। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 में आ जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। ठीक है, वो पूछेगा ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें हम लिटमस पेपर डिप करते हैं तो कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ये हम सेकंड चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से यहां से क्वेश्चन आता है। इस प्रोसेस में एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही डिजिलिंग लाइट होती है, लाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है। चलो ये तो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अलावा हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो हमारी सेकंड रिएक्शन रहती है बेटा, कलर चेंज करते हैं सर, हमारा रहेगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा डी से जब भी आपको पता लगता है, डी से मेरे को तो डी से दीदी याद आता है। ठीक है, हम अपने सिस्टर को बोलते हैं डी, ए डी मतलब इज्जत दे रहे हैं, अच्छे वाली वर्ड डी। अच्छा डी से याद आता है जब भी, तो डी का मतलब होता है ब्रेक होना या स्प्लिट होना। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिएक्शन in which heavier compound split or break down into two lighter compound। समझ आ रही है, टू लाइटर कंपाउंड्स। अब आपका जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्यों है, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है, एक नहीं एक्चुअली 3 बनती है, और तीनों की तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यूज में देखेंगे तो पीवाई क्यूज में मिलेगी आपको। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपलर में देखेंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। क्या कह रहे हो सर, स्लाइड चेक कर लो कहीं कैमरा बंद ना हो जाए। बिल्कुल देखते हैं, तो सारा बिल्कुल वर्किंग में चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। तो 3 डीकंपोजिशन रिएक्शन थी। नंबर 1 फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा रहेगा हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड रहेगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अच्छा डीकंपोजिशन से सबका मतलब सेम ही है कि ब्रेक होना है। ठीक है, फोटो का मतलब है कि यहां पर डेफिनेटली किसका यूज करेंगे हम, फोटो मींस होता है लाइट, तो यानी लाइट का यूज करके हम कंपाउंड को डीकंपोज करेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं बेटा, इसका अलग वर्ड आता है फोटोलाइसिस। ठीक है,
सेम है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक का वर्ड के आगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब हो गया करंट यूज करके, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, चलिए, या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यहां से क्या क्या एग्जांपल आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? द कंपाउंड गेट ब्रेक इनटू द several compounds when heat is supplied to the compound. तो यानी on supplying heat compound get breakdown to form more than one compound, या सिंपल कह सकते हैं टू और मोर कंपाउंड। एग्जांपल देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। अगर हम लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, अब देखो यहां पे ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब है ये हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। चलिए, अब हीट सप्लाई करने पे क्या होगा? जो हमारा लेड नाइट्रेट है, इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया लेड नाइट्रेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। समझ गए? ये हमारे पास आ गया। तो अच्छा, बैलेंस करना देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लेड है तो यहाँ पे 2 लेड आ गए हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? ये हमारे पास हो गए 4 हो गए, बिल्कुल बैलेंस है। 4 2 जा 8 9 10 11 12, 3 2 जा 6 2 जा 12, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस है सारी की सारी। सर इतनी जल्दी कैसे किया? यहाँ पे बेटा लेड देखो कितने लेड है, यहाँ पे 2 है, 2 लेड आ गए हैं। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो टोटल 12 ऑक्सीजन होने चाहिए आपके पास। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए आपके, ठीक है। तो कितने बचे? 8, तो 4 2 जा 8, ये 8 ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए हैं। अच्छा, बचा क्या था? नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन ये है, 2 ये रहे, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो ये हमारा हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से? क्वेश्चन बनेगा, इसका कलर पूछ सकता है वो यहाँ से। तो इसका कलर रहेगा बेटा येलो, ठीक है, और इसका कलर क्या रहेगा? समथिंग ग्रेइश कलर रहेगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। स्लाइड चेक करते रहते हैं हम, तो सही चल रहा है बेटा। अच्छा, ये हो गया हमारा कलर पूछ रहे थे, कलर चेंजेस क्या रहेगा? लेड का हमारा रहेगा बेटा व्हाइट कलर, और लेड ऑक्साइड हमारा आ गया है येलो कलर, ठीक है। ऑक्सीजन तो कलरलेस है। अच्छा, ग्रे नहीं है बेटा, यहाँ पे ये ग्रे नहीं कलर होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा समथिंग डिफरेंट कलर बन जाएगा, बट ये कलर याद रखना कि लेड ऑक्साइड का क्या कलर बनता है आपका। और ये हमारा जो है, पिछले अगर टर्म 1 की बात करते हैं लास्ट ईयर की, जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो ये वाला सैंपल पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा था। और वहां पे बार बार पूछ रहा था कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का किस कलर का फ्यूम्स बन रहा है। तो बेटा ये बनेगा आपका ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स होते हैं, यानी गैस निकलेगी ब्राउन कलर की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, डबल स्टार। तो ये हमने पहला पार्ट किया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया है, और लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद वी गेट 3 कंपाउंड, 2 कंपाउंड्स एंड 1 एलिमेंट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। हम लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो इट गेट डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड कैसे होगा? इसके जितने 7 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और हमें मिलेगा FeSO4 प्लस 7H2O, राइट। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस FeSO4 को दोबारा हीट करते हैं। तो FeSO4 को हम अगेन हीट अप करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैसेस फॉर्म में बनेंगे आपके,
ये ध्यान रखना आपने। फेरिक ऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यहां से आया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, ये आपका कलर चेंजेस पूछ सकता है यहाँ पे, जो आपका जो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा यहां से। ठीक है। दूसरा कलर क्या पूछ सकता है, और ये आपको बोलते हैं इसको अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, जो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है, वो भी सिमिलर ही एक एग्जांपल है। वो रहेगा बेटा कॉपर सल्फेट का। अच्छा, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास था फेरस सल्फेट का, तो इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट स्लाइड, कहां गया हमारा, नेक्स्ट CuSO4 5H2, इसे ब्लू विट्रोल भी बोल देते हैं, ब्लू विट्रोल या कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटाहाइड्रेट। अच्छा, जब इसको बीट करते हैं सेम ऐसे ही होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट है ये अलग हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। अगेन क्या करेंगे, ये वाला जो कॉपर सल्फेट है इसको अगेन हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो CuSO4, इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से बन जाएगा बेटा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 molecules of sulfur dioxide, 2 molecules of sulfur trioxide with the liberation of oxygen gas। ये तीनों गैसेस बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से जो ब्लू कलर है वो थोड़ा व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन, जो कॉपर का सल्फेट कलर होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, मैंने लिखा हुआ ब्लू विट्रोल, बट ये भी डिहाइड्रेट होगा तो थोड़ा थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, और देन वो फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रेक होते होते उसका व्हाइट कलर हो जाएगा। तो ये सारे हमारे एग्जांपल थे डीकंपोजिशन रिएक्शन के, थर्मल डीकंपोजिशन के। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या था बेटा, फोटो डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब होता है खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, वो नहीं है। फोटो का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट है। अच्छा, जब फोटो भी खींचते हैं तो लाइट तो निकलती है ना, फ्लैश लाइट। आजकल तो बिना फ्लैश लाइट के होते ही नहीं है फोटोज। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस रिएक्शन लाइट इज यूज्ड टू ब्रेक द सब्सटेंस या ब्रेक द कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड का 2AgCl। हमने क्या किया, इसे सनलाइट में रखते हैं तो यहां से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ये बनाते हैं बेटा सिल्वर, और यहां से क्लोरीन अलग हो जाता है। अच्छा, इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन तो बोलते हैं, लेकिन इसका एक अदर नेम भी है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। और इसका एप्लीकेशन कहां है, ये फोटोलाइसिस कहां यूज करते हैं, ये बेटा यूज करते हैं, इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है आपका, और पीवाई के उसमें आपका रहा है ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको बोलते हैं, ये यूज होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड से ही होगा क्या, कोई बात नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड से कर देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से भी हो जाएगा। ये आपका सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये सेम एग्जांपल है इसका, सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का। क्या और भी कोई एग्जांपल है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का ले लो बेटा, या H2O2 का ले लो। इन दोनों में भी सेम क्या होगा, फोटो डीकंपोजिशन होगा। ठीक है, यहां पे तो क्या होगा बेटा, जो HI है ये ब्रेक हो जाएगा H2 और I2 में। अच्छा, ये एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट करेंगे। आपको इसका कमेंट करना है
ये एक्स्ट्रा में है आपके, ठीक है। आप ये कमेंट करेंगे कि H2O2 जब ब्रेक होता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है, तो क्या क्या कंपाउंड बनते हैं आपके। ये ए और बी है, आप देखते हैं ए और बी में क्या आएगा, ये आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे। चलो मैं स्लाइड चेक करता हूं, बंद ना हो जाए। चलो बढ़िया, अब हम चलते हैं बेटे थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट से भी एक और क्वेश्चन बनता है जो आपका है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है? The reaction या the decomposition reaction in which current or you can say electricity is used to break the compound. अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो रहेगा आपका वाटर का, ठीक है। ये आपका वाटर है H2O। जैसे हम यहां पे करंट सप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका 2H2O प्लस O2, यानी आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, उससे पहले एक चीज कर लेते हैं। क्या करने हैं सर? उससे पहले हम एक चीज करने वाले हैं। क्या करने वाले सर? लेट मी हैव अ पानी, फिर करते हैं शुरू कहानी। अच्छा, इसमें डायग्राम बेस्ड बेटा क्वेश्चन आता है आपका। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आता है इसका, और क्वेश्चन क्या आता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, पढ़ने का मजा तब आता है जब आप नोट्स खुद बनाते हैं। मैं हर बार बोलता हूं, स्ट्रेटेजी में बोलता हूं कि पढ़ने का मजा तभी आता है जब आप नोट्स अपनी हैंडराइटिंग में बनाते हैं। और ऑलमोस्ट यार सारा कवर कर रहा हूं भाई मैं, इससे बाहर आपके चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है उसको स्टार या डबल स्टार लगा देना। अच्छा, कुछ सेटअप, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट कोशिश करते हैं। ये कुछ बीकर ले लेते हैं। अरे सच्ची में अच्छी नहीं है सर आपकी हैंडराइटिंग। और ड्राइंग, अच्छा मानोगे मैंने 10th क्लास में ड्राइंग ली थी, और इतनी अच्छी ड्राइंग थी मेरी कि मैडम बोलती थी कि तो ना लियो आगे से ड्राइंग। ये कुछ इस तरीके का सेटअप है, ठीक है। यहां से, अरे ये गया, यहां से बेटा 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम कार्बन की। ये इलेक्ट्रोड ले ली और ये इलेक्ट्रोड ले ली, और इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और ये कनेक्ट हो जाएगी हमारी पॉजिटिव वाली यहां से। अच्छा, अब हम करेंगे क्या इसमें? इसमें हम वाटर फिल कर देते हैं। कर दो सर वाटर फिल। वाटर हाजिर हो। चलो, यहां पे हमने फिल कर दिया वाटर। डिग 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 डिग। चलो, ये वाटर फिल कर देते हैं इसके अंदर। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है इसमें आपको पता होना चाहिए। ये जो रोड यूज कर रहे हैं हम कार्बन की, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, ये जो 2 रोड है इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये वाली जो रोड है ये व्हाइट वाली, ये इस साइड पर है, इसको हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। ये वाली जो है इस साइड पर, ये हमारी रहेगी एनोड। अभी तक हमने करंट पास नहीं किया। मान लो हमने यहाँ पे की लगा दी है, ठीक है। अभी ये की ऑन नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे? हमें क्या पता सर, आप ही पढ़ा रहे हो ना, कोई बात नहीं भाई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को, जितने भी दोनों इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब रख दी इसके ऊपर, ये टेस्ट ट्यूब आ गई, और सेम इसके ऊपर ही सेम हाइट की टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल चेंजेस होगा क्या ये देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने इसमें से करंट पास किया, जैसे ही करंट पास किया, मान लो हमने सर्किट को ऑन कर दिया, तो जैसे ही करंट पास हुआ तो क्या होगा, ये जो वाटर है, बार बार बोल रहा हूं, ये जो वाटर है ये क्या होगा, डिकम्पोज कह रहे हैं हाँ, डिकम्पोजिशन होगा इसमें, तो 2H2 प्लस O2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो कैथोड वाला जो रोड है जिसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर तो यहाँ पे फिल है, तो कुछ इतना अमाउंट तक, यहां तक इसमें वाटर फिल रहेगा। इसको फिल कर देते हैं थोड़ा सा। सर बहुत ही गंदी ड्राइंग है, आपको तो समझने से मतलब है भाई, समझ जाओगे मेरे ख्याल से। ये हमने फिल कर दिया, ठीक है।
अब ये है क्या, अब इसके अंदर जो वाटर था उसमें से वाटर में से क्या हुआ, इस कैथोड वाली ट्यूब पर इस गैस में हाइड्रोजन गैस फिल हो गई। अच्छा इधर की बात करते हैं, तो यहां हम बात लेते हैं ऑक्सीजन की, इसको हम अलग कलर से लेते हैं, इसको हम लेते हैं पिंक कलर से। चलो इसको कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये अब आपने ये देखना कि कितना स्पेस इसका फिल है। लगभग लगभग अगर आप देखोगे जो एम्प्टी स्पेस है दोनों का, एम्प्टी स्पेस में हमारे पास एयर गैसेस रहेगी। कौन कौन सी गैस रहेगी आप ये देख लो, जो ये ऑरेंज वाला है इसके ऊपर जो रहेगी, यहां पर रहेगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ये रहा हाइड्रोजन गैस, और इधर वाले एरिया में रहेगी आपके पास ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन क्या जनरेट होता है आपका, क्वेश्चन क्या बनता है बैक एक्सरसाइज से, क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हेन अंडर द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन द गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस टेस्ट ट्यूब, देन वन टेस्ट ट्यूब हैज द डबल द गैस प्रोड्यूस्ड इन द अदर टेस्ट ट्यूब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन ये रहेगा भी कि जब इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे हाइड्रोजन के वो ट्वाइस होंगे ऑक्सीजन के, और वो किस पर होंगे, वो रहेंगे बेटा कैथोड पर। तो कैथोड पर डबल स्पेस होता है या डबल गैस होती है एज कंपेरिजन टू द एनोड। ये आपका क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा कैथोड है, किस टर्मिनल से कनेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये चीज बच्चे मेनली गलत कर देते हैं और एग्जामिनेशन फिर वहीं से पकड़ लेता है मार्क्स कि कहां से कट करने हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसमें सेम एग्जांपल लूंगा और आपसे पूछूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में बेटा सेम एग्जांपल होगा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड में क्या होगा Na+ और Cl आयन बन जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा, अभी तक हमने करा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा डीकंपोजिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन कहां है, मतलब यूज कहां है, यूजेस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हम देखते हैं हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होगा डाइजेशन ऑफ फूड। तो जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड में भी क्या क्या डाइजेस्ट होगा बेटा, प्रोटीन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, फैट हो सकता है। तो इन सब का जो डीकंपोजिशन होगा वो कैसे होगा, डाइजेशन प्रोसेस से। डाइजेशन प्रोसेस में ये जितना भी फूड है हमारा वो सारा का सारा ब्रेक हो रहा है, तो ये एक डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिना का नाम सुना होगा आपने, एल्यूमिना, ये एल्यूमिनियम का और है, एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम मेटल को जब आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, एक्सट्रैक्ट, तो हम कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो बना है, दूसरा पॉइंट बना है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन, ऑल्सो यूजफुल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करेंगे हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 3 में, उसमें हमने मेटलर्जी प्रोसेस करेंगे और वहां भी आएगा। मतलब पिछले साल तो बेटा नहीं था सिलेबस में, बट इस बार आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन, तो वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने वाले हैं, वे सल्फाइड और कैसे निकलेंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होते हैं, वो हम उस टॉपिक में करेंगे। चलो ये तो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन का मेन पार्ट। अच्छा अब कौन सा पार्ट आएगा बेटा, इसका थर्ड पार्ट है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन in which high reactive element displaces less reactive element from its compound। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
कहता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस होना मतलब शिफ्ट होना, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें एक रिएक्शन में एक कंपाउंड में, जैसे एक कंपाउंड ले लिया मैंने बी एंड सी और एक एलिमेंट ले लिया ए। अब हम मान के चलते हैं कि जो ए है यह हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। अब ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये देखिएगा कि इन बी और सी में लेस रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। अब मानते हैं कि जैसे ये लेस रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये जो ए है इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और ये हमारे पास बन जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास ए बी और सी। तो सी हमारा डिस्प्लेस हो गया। अच्छा ये मेटल के केस में भी होता है, नॉन मेटल के केस में भी होता है, दोनों केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये ठीक चल रहा है भाई। चलो ये दोनों केसेस में आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, अब एलिमेंट में अगर हम बात करते हैं मेटल्स की तो मेटल भी हो सकता है, तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। कैसे करेगा? अब उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करना पड़ेगा, वो क्या है? इस पार्ट को भाई कर लेना। पूरी केमिस्ट्री में तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, अगर थर्ड चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करना है ना, अच्छा फिफ्थ चैप्टर तो कट गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अगर आपको 3 चैप्टर करने हैं, 3 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है तो ये बात ध्यान रख लो कि आपको ये पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये क्या है? ये तो हमने नहीं सुना है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द सीरीज in which metals are arranged in decreasing order of their reactivity from top to bottom। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो टॉप से बॉटम में क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको सीरीज में, इसी सीरीज में ये एलिमेंट्स को लर्न करना है। लाइक हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल्स कैसे अरेंज हैं? तो सबसे जो पहला मेटल रहेगा आपका वो रहेगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, और कॉपर के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। यानी अगर हम सीरीज में देखते हो तो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है हमारा? तो ये जो सोडियम है सबसे ऊपर है हमारा, ये सोडियम नहीं पोटेशियम है हमारा ये। ठीक है, तो पोटेशियम हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एंड दिस इज गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और इस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की एक स्टोरी थी कि मतलब एंशिएंट टाइम में क्या था कि जो राजा होते थे, किंग होते थे, उनको अपने जो गोल्ड को मतलब प्रिजर्व करके रखना होता था। प्रिजर्व क्या, खराब तो होते ही नहीं थे। ठीक है, इनको स्टोर करके सेव करके रखना था, प्रोटेक्ट करके रखना था ठीक से। तो वो क्या करते थे, इसमें एक स्पेशल काइंड का उनके पास ड्रम होता था, उसमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता था। ठीक है, उस केमिकल में क्या होता था उसको हम थर्ड चैप्टर में बताएंगे या सेकंड चैप्टर में बताएंगे वो केमिकल कौन सा है। बट आप सोचेंगे, इतना सर्च करेंगे कि वो केमिकल कौन सा है। जैसे हम उसके अंदर ये मेटल्स डालते थे, कौन सा? AU यानी गोल्ड, वो मेल्ट हो जाता था और सेटल डाउन हो जाता था, और थीफ को लगता था कि उसमें है ही नहीं, उसमें तो एसिड है। तो अब ये सोचना है कि सबसे पहले वो एसिड कौन सा है। ठीक है, और ये स्टोरी में आपको दोबारा स्टार्ट करने वाला हूं, हर टॉपिक में याद दिलाऊंगा। इतना सर्च करेंगे कि वो कौन सा केमिकल है जिसके अंदर ये मेटल मेल्ट हो जाता था, रिएक्ट कर जाता था। ठीक है, अदरवाइज ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में तो मैंने बता दिया कि हाई रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या लेना देना है वो देखते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि मैं यही चीज यूज करने वाला हूं। आयरन कहां पर है, कॉपर कहां पर है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम को हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। इवन इट कैचेस द फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर टू। चलो, अब हमारा यहां से एग्जांपल आने वाला है आयरन एंड कॉपर सल्फेट का। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना कि ये क्या रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। अब यहाँ पे दो रिएक्शन है, दो मेटल है, एक हमारे पास है आयरन और दूसरा है हमारे पास कॉपर, और कॉपर का सोल्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट।
अब आपको ये देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा तो क्या होगा सर, ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है इस लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देगा और कह सकते हो कि उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। अच्छा, कॉपर सल्फेट का याद रखना, मैंने आपको बताया था जो अगर ये विट्रोल फॉर्म में है तो ब्लू कलर में होगा। ठीक है, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये आपका कुछ हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर। इसका याद रखना कि जो FeSO4 है इसका लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा और ये आपका कुछ ब्लू कलर में होता है। और आयरन तो आपका भाई रेडिश कलर में होता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर में, थोड़ा कॉपर जैसा, रेडिश ब्राउन तो नहीं, ब्राउन कलर ही करके चलो, या तो ब्राउनिश कलर का होता है। तो ये कलर वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से रखना आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं आपके। तो ये आपका रहेगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। चलो, आई थिंक इतना आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझ आ गया होगा और हमारी बिल्कुल स्लाइड बढ़िया चल रही है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। हम लेते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया था Fe प्लस CuSO4 का, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं Zn प्लस HCl, Zn प्लस CuSO4, Mg प्लस H2SO4, और एग्जांपल लेते हैं बेटा और MgSO4 प्लस Cu। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, AgNO3 प्लस Cu। ठीक है, और ठीक है, बहुत एग्जांपल है। चलो, अब देखते हैं ये रिएक्शन किस किस में पॉसिबल है और कहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अच्छा, ये रिएक्शन आपको बता चुका हूं मैं, ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर। अच्छा, जिंक की बात करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, और लेड के बाद आपका आ जाएगा बेटा नीचे की तरफ हाइड्रोजन, जो मेटल नहीं है बट धक्के से हमने रखा हुआ है इसे, इसको ऊपर भगाते हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन के बाद मरकरी, और नीचे आ जाएगा प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। चलो, अब ये देखते हैं जिंक और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन हमारा बहुत नीचे है, जिंक हमारा ये रहा, तो जिंक हमारा कैसा है बेटा, जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी और ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड। सेम एज जिंक और कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर हमारा बेटा लो रिएक्टिव है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाएगी और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये भी हो जाएगा बेटा MgSO4 प्लस H2। अच्छा, ये हो सकती है क्या, जो हमारा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम हमारा कुछ ये रहा और हमारा कॉपर रहेगा बेटा कुछ नीचे की तरफ ये रहा, ये राउंड सर्कल वाला, तो ऑलरेडी जो कॉपर है बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। रिपीट करता हूं मैं आपको, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को, कंपाउंड को ब्रेक नहीं कर सकता, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आजा, अब ये क्वेश्चन आ गया कॉपर एंड सिल्वर का। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, सिल्वर हमारा कहीं नीचे है, कॉपर ऊपर है, यानी कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो ये हो सकता है हमारा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। बट इसके रिवर्स रिएक्शन अगर हम देखते हैं, रिवर्स कैसे, हमारे पास ये सिल्वर आ गया और हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज एक तो सिल्वर वैसे ही कम रिएक्टिव है। अच्छा, एक बार और है हमारे पास, हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर और जो गोल्ड है वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे केमिकल के साथ। सिल्वर हमारा CuSO4 है, H2SO4 है, इनके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। चलिए, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इतना क्वेश्चन बहुत है आपके, बट उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हमारा इसके बाद कौन सा हमारा सीरीज आता है रिएक्शन का। अब आता है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब अभी तक जो हमने किया था उसमें क्या था, A प्लस BC, इस A ने इस C को डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया,
यानी इसको भगा दिया तो ये बन गया AB प्लस C। तो यहां पे कितने एलिमेंट डिस्प्लेस हुए? यहां पे सिंगल एलिमेंट इज डिस्प्लेड। सो इसलिए से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब सिंगल डिस्प्लेस हुआ है, बट अगर यहां पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए या कह सकते हैं आपकी म्यूचुअली ट्रांसफरिंग ऑफ आयन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और रिएक्शन कितना गंदा लिखा गया, इसको हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. The reaction in which there is mutually transferring of ion, transferring of ions, या आप कह सकते हैं in which the reaction in which displacement of two elements take place. Displacement of two elements take place in single reaction. In single reaction. चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट? क्यों है? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल है जो आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बिल्कुल कॉमन है। कैसे देखते हैं? तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है तो उस पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट दी मोस्ट यानी आपका पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट का। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, ये जब रिएक्शन पॉसिबल होगी तो कैसे होगी? तो क्या होगा, यहाँ पे म्यूचुअली ट्रांसफरिंग होगा। अब इसमें अगर देखते हैं पोटेशियम प्लस का होता है, इसको थोड़ा सा, ये K प्लस का है, I माइनस का है, Pb प्लस का आयन है, ये नेगेटिव का है। तो क्या होगा, इसका जो वाला प्लस है, जो इसका प्लस इसके माइनस के पास जाएगा और होगा क्या, ये बना लेगा आपके पास 2KNO3, यानी प्रोडक्ट में आपको क्या मिला है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस। अच्छा जब इसने क्या किया, इसने प्लस वाले ने क्या किया, इसके नेगेटिव वाले को छीन लिया, तो ये भी क्या करेगा, इसका जो प्लस वाला है वो भी इसके नेगेटिव वाले को ले जाएगा साथ में, और ये बना हमारे पास PbI2 लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। अच्छा मैंने एरो लगाया तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। दोनों के कलर्स, चाहे हम बात करें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की एंड लेड नाइट्रेट की, तो दोनों का कलर बेटा व्हाइट रहेगा, व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, और इधर दोनों का कलर येलो रहेगा। जो ये वाला है ये लाइट येलो होगा, लाइट येलो, और ये रहेगा हमारा डार्क येलो। अब यहाँ पे दो एक्सचेंज हुए हैं, दो मटेरियल का, दो एलिमेंट्स का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ साथ इसमें एक और एग्जांपल बताया मैंने, अब ध्यान रखना, मैं प्रेसिपिटेशन के बारे में अलग से नहीं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि इसी में आपका हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये रिएक्शन पॉसिबल हुई है तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक इनसोल्यूबल सोल्ट बन रहा है, इनसोल्यूबल सोल्ट। और वो रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सोल्ट बनता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सर राइट कर दो ना, चलो। द रिएक्शन इन विच insoluble salt is formed is called precipitation reaction, right?
अब हमारे पास यहाँ पे लेड आयोडाइड ये इनसोल्यूबल, ये घुलेगा नहीं एंड इट विल सेटल डाउन। सो ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हम डालते हैं चलो दूसरा लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब देखते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ साथ यहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी। इसका नाम लिख देता हूं, नाम जरूरी है आपका, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। चलो अच्छा होगा क्या इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्या हुआ, बेरियम प्लस का है, ये क्लोरीन माइनस का, सोडियम प्लस का है, ये माइनस का, इसका प्लस वाला पार्ट इसके नेगेटिव पे चला जाएगा, इसका प्लस वाला पार्ट इसके नेगेटिव पे। तो हमारे पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड जो सोल्यूबल है, प्लस क्या बनेगा यहां से, बेरियम सल्फेट, ये हमारा इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा। ठीक है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, क्यों हुआ भाई, इसके अंदर दो पूरे, यहां पे देखो इस कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पर, और जैसे क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो गया सोडियम की तरफ। तो ये रहा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो गुड, अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल, CuSO4 एंड NH4OH। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, ये हमारा रहा सेम, कॉपर सल्फेट एंड ये रहा हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चले ये तो रहा इसका पार्ट। अब इसमें देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। कॉपर प्लस का रहेगा, ये नेगेटिव, सल्फेट का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका जो पॉजिटिव होगा इसके नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक है, और सेम एज ये वाला पॉजिटिव इधर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, अमोनियम सल्फेट एंड ये क्या बनेगा भाई, जैसे यहां पे इसको लिख देते हैं, ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। अरे ये क्या हो गया, ये 2 बन गया। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। कॉपर सल्फेट में क्या होगा, यहाँ पे ये अमोनियम है, जो अमोनियम इसके नेगेटिव बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अच्छा मैं बैलेंस नहीं करूंगा मोस्टली, वैसे तो बैलेंस हो ही गया है, हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये 2 इसके ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों की साइड OH के साथ है। ये हमारा रहा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, और नेक्स्ट हमारा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये आप करेंगे। डू योरसेल्फ। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही बताया। अच्छा अब हमारे पास एक एग्जांपल रहता है जो मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। वो कौन सी रिएक्शन है, वो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और ये आई थिंक यार 5-6 क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एक बार। द रिएक्शन इन विच acid combined with base to form salt and water. Such reaction are called neutralization. ठीक है, जिसमें एसिड कंबाइन करता है बेस के साथ, और जब एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर।
उस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे बेसिक वाला एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेसिक हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा, प्लस HCl, अब पता ही है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनाएगा, अब यहां पे भी क्या होगा, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये जो हाइड्रोजन है यहां पे चला जाएगा और ये सोडियम प्लस वाला है क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास सोल्ट क्या बनेगा, NaCl, ये हमारे पास सोल्ट बन गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, ऐसे ही पोटेशियम के साथ देख लेते हैं हम, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2O। क्या और कोई एग्जांपल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है हमारा। एसिड चेंज कर लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं, ये हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस और ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। अब क्या होगा रिएक्शन, यहां से बन जाएगा बेटा NH4 2 सल्फेट। अभी बना कैसे आप सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, ये अमोनियम है, ये सल्फेट है, इसकी वैलेंसी -2 होती है, इसकी +1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा NH4 2 SO4, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। और अब क्या बचेगा, देखो यहां से H2 है, यहां से H है हमारे पास। अच्छा यहां पे देखो अभी क्या हुआ, आपको NH4 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 लगा दिया हमने, ब्रैकेट में रखेंगे। चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा है यहां से हाइड्रोजन, ये बचा है, और यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन वहां से, 2 वहां से, 4, ये हमारे पास वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी है, किसकी एग्जांपल है, 3 एग्जांपल बता दिया आपको मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ऐसे हमारे पास अभी तक तो हमने 6 टाइप की रिएक्शन करी है, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बढ़िया। अच्छा अब कौन सा पार्ट रहता है आपका, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका, वो कौन सा है, देख लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आता है जो एनसीईआरटी में आता है, याद आ गया, डीकम्पोजिशन में और क्वेश्चन आते हैं आपके। अच्छा एक पार्ट आता है आपका थर्मल में ही आता है, जहां हमने डीकम्पोजिशन किया था, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल से याद आता है बेटा हीट, और हीट से बेटा 2 रिएक्शन आपकी बनती है, हीट, जहां से हीट गेन होगी और जहां से हीट लॉस होगी, तो उस बेसिस पे बेटा 2 रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक्सो से आपको समझ आ रहा है, एक्सो मतलब एग्जिट से मिलता जुलता लग रहा है, यानी यहां पे एग्जिट होगा, क्या होगा एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, यानी हीट जिसमें रिलीज होगी। तो यहां से डेफिनेशन देखते हैं एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reaction in which heat is evolved या heat is released is called exothermic reaction। एग्जाम्पल सोचते हैं अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। एक्सोथर्मिक के बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, चलो यहां पे मैं राइट कर देता हूं, एक बार इसको रब कर दूं, इसको रब कर देते हैं। ये एक्सोथर्मिक के एग्जांपल हम यहां करते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, CO2 बनेगा प्लस हीट बनेगा, ये हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब कंबाइन करेगा वाटर के साथ तो ये बनाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस में भी क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो
तो द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट हीट निकल रही है बहुत ज्यादा। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक भी है। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि एग्जांपल कौन कौन से एक्सोथर्मिक के, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए सबसे पहला है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बेटा जब फ्यूल बर्न होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हीट निकलेगा, स्मोक निकलेगा, ऐश निकलेगा। तो जितने भी फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन, अगर आप पीवाई क्यूज उठा के देखेंगे तो उन पीवाई क्यूज में आपको दिखेगा कि क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों है, हमें तो नहीं दिख रहा हीट रिलीज हो रही है, तो क्या कैसे पता लगेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन। जब भी हम फूड को ईट करते हैं तो उस फूड के अंदर डेफिनेटली या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे राइस हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, पल्सीज हो गई, सोयाबीन हो गया, फैट हो गया, पोटैटो हो गया। तो जब ये तीन मटेरियल्स हम ईट करते हैं तो डेफिनेटली इसको डाइजेस्ट करना नीड होता है, इसका नीडेड होता है। और जब ये डाइजेशन प्रोसेस होगा तो इसमें क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस में डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी पहले, और जब डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली उस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। तो यहां से पता लगेगा जब भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चल बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक बार बता दिया है तो दोबारा बताने के लिए ना हो। चलिए और क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, प्रोड्यूस हो रही है। चलो दूसरा देखते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा एंडो से क्या बहुत पता लग रहा है, एंड मतलब एंड हो चुकी है, और रिक्वायर है। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग absorption of heat। अच्छा आपका जो प्रोसेस था पीछे वाला, वह हीट रिलीज नहीं होगी शायद, मैं आई थिंक चेक करता हूं एक बार, ठीक है, वहां पे हीट रिक्वायर होगी ग्लूकोज के साथ। चलो, द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या, हीट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए हीट देनी होगी। आपका जो नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग अमोनिया, ये आपकी कैसी रिएक्शन है, इसमें भी हीट की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों की दोनों कैसी है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। करते हैं, हम बात करने वाले थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एनसीईआरटी पार्ट से बनते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अच्छा अब यहां से और कौन कौन से एग्जांपल आते हैं डीकंपोजिशन में। सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा बेटा रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल। रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल यानी जब भी आपके फ्रूट पील्स होगा, वेजिटेबल्स पील्स हुआ, ऑर्गेनिक मैटर हुआ, वो भी क्या होगा, डीकंपोज होगा। डीकंपोज होने पे क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो भी किसका एग्जांपल रहेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का, वेजिटेबल्स। सेकेंड वन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका डाइजेशन पर या रेस्पिरेशन पे। अब मैंने आपको बताया था कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या आता है, व्हाई
respiration is called exothermic reaction. Is it also a decomposition reaction? Is it also a decomposition reaction? चलो क्वेश्चन आपका ही आता है कि जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है, क्या वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है ये? तो आपको बताते हैं कि जब हम फूड कहते हैं, हमें जो एनर्जी मिलती है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, राइट? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। और हमारे फूड में क्या क्या अवेलेबल होता है? अगर हम बात करते हैं फूड की, तो इसके अंदर बेटा हो सकता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हम ले सकते हैं फैट्स, प्रोटीन। When these carbohydrates, अब आपके पास एग्जांपल भी देने हैं उसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या फूड लेते हैं। स्पेशली जो सबसे पहले जब भी नाम आता है पोटैटो एंड राइस। So we get energy from the food that we eat, and we eat such kind of the food which contain carbohydrate, fat and protein. This food get decomposed by the process of digestion. अब जितना भी जो हम फूड खा रहे हैं, चाहे हम राइस की बात करें, पल्सेस की बात करें, पोटैटो की बात करें, ये सारा फूड अंडर द डाइजेशन प्रोसेस होगा। और डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? जो इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा वो डीकंपोज हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर यही से बनेगा कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, इट गेट डीकंपोज। यहां से आंसर आ जाएगा हमारा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो यहां से रहेगा आंसर यस, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन in which star get decomposed or break down to form glucose। अब ये होगा क्या ग्लूकोज के साथ? अब ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज अंडर जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस मींस द एयर वी ब्रीथ इन एंड द फूड वी हैव ऑलरेडी टेकन, दिस ऑक्सीजन मिक्स विद दिस ग्लूकोज एंड फॉर्म 6CO2, 6H2O प्लस एनर्जी। आप इसे हीट एनर्जी कह सकते हैं या एनर्जी कह सकते हैं, द एनर्जी वी यूज टू डू द वर्क, राइट? और वो वर्क जब करते हैं तो डेफिनेटली हीट एनर्जी बनती है। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया कि जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में करने वाले हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी हमारा जो ये प्रोसेस है कौन सा बेटा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज an एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर टर्म 1 की बात करते हैं ना, तो टर्म 1 में बेटा बायोलॉजी में पार्ट आता है एक आपका लाइफ प्रोसेस का। तो लाइफ प्रोसेस में स्टडी करते हैं हम कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है ही, ठीक है। बट रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी डाइजेशन ऑफ फूड, एंड इट गिव राइज टू रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं एटीपी, राइट? तो ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है। और अभी जो मैंने अबव स्टेटमेंट जो रिएक्शन बताई आपको, इसमें भी क्या हुआ है? इसमें भी सेम हुआ है प्रोसेस बेटा। इसमें जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, प्लस एनर्जी निकल रही है। तो ये भी तो एक तरीके का क्या प्रोसेस हो गया? ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, और वो क्या है? रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले सेशन की पीवाई क्यूज उठाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इसका एक एग्जाम नाम होता है, मैं आपको राइट कर देता हूं साइड में, ठीक है। क्या नाम है इसको बिल्कुल स्टेटमेंट के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको।
चलो पहले देख लेते हैं रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। Fe2O3 प्लस Al। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सो ऑन, तो हमारा जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है। इट मींस हमारा जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है। अब एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Al2O3 प्लस Fe। अब बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम आ गया, ऑक्सीजन 3H3 है, आयरन आ गया, ये आ गया 2Fe। अच्छा अब ये रिएक्शन क्या है, अब ये रिएक्शन क्या है जिसमें हमारे फेरिक ऑक्साइड हमारा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। और इस रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन एक हाई एनर्जेटिक होगी एनर्जी की, इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में हीट निकलेगा और इतना हीट निकलेगा कि ये जो आयरन है ये मेल्ट कर जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, इन दिस रिएक्शन हीट प्रोड्यूसेस मच मोर दैट दिस आयरन गेट मेल्टेड। और ये मेल्टेड हो जाएगा तो इसको हम कहां यूज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बनता है। हम इसे यूज करते हैं इन जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। जहां पे रेलवे ट्रैक्स ब्रेक हो जाती है तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, उनके क्रैक्स को फिल करने के लिए हम इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जिसमें हम Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और हाई अमाउंट ऑफ हीट जब प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करेगा, इस आयरन को मेल्ट कर देगा और वो मेल्टेड जो आयरन है वो उस स्पेस में फिल हो जाएगा, क्रैक में। अच्छा इस रिएक्शन का नाम क्या, मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा इसको। तो इस रिएक्शन का नाम है बेटा थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट का मतलब है थर्मल, यानी हीट प्रोड्यूस होनी है। और आपके पीवाई के उसमें अगर देखते हो तो किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है, डिफाइन थर्माइट रिएक्शन एंड राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। इसके अंदर जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको राइट करना है, इसको डिफाइन करने के बाद। एंड राइट वन यूज ऑफ दिस थर्माइट रिएक्शन, इसको कहां यूज करते हैं, तो इसका यूज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये कहां यूज होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अच्छा बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पीछे जो टॉपिक किया हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अब हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ये हमने ट्यूब लिया और इस ट्यूब के अंदर हमने डाला है थोड़ा सा, ये डाल दिया हमने कॉपर पाउडर, ठीक है, और यहां से हमने इसको कर दिया है सील, ये इधर से इसको बंद कर दिया है, यहां से भी इसको बंद कर देते हैं और इसके बीच में से एक पाइप वाल्व निकाल देते हैं, ठीक है, इनलेट पाइप और यहां से आउटलेट पाइप। अच्छा जब ये इनलेट और आउटलेट पाइप लगाएंगे हम, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कोर्क से टाइट कर देंगे, यहां पे कोर्क लगा देंगे जिससे ये टाइट हो जाए। ये हमने लगा दिया है कोर्क, ठीक है, इस कोर्क में से ये ट्यूब पास हो जाएगी, ये पास हो रही है यहां से, ठीक है, सेम एज इसको भी कर देते हैं हम, ये कोर्क से ट्यूब पास हो रही है, ये आउटलेट हो गई। अच्छा अब हम करेंगे क्या, इसको ये जो कॉपर पाउडर है, इस कॉपर पाउडर को हम नीचे बर्नर से हीट करेंगे और बर्नर से क्या निकलेगी, फ्लेम। तो जब यहां से फ्लेम निकलेगी तो क्या होगा, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये क्या होगा, यहां से हीट कर रहे हैं, हीट करने का मतलब क्या है, अच्छा हीट जब भी हो रही है यानी बर्निंग हो रही है, तो बर्निंग का मतलब क्या है, बर्निंग होगी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास CuO, कॉपर ऑक्साइड। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये हमारा बैलेंस हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या है, इसमें कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, रिपीटिंग अगेन, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब आप इसको डिफाइन करने लगेंगे तो इसमें दो टर्म्स आएगी, द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच
देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का गेन होना चाहिए या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये भी ध्यान रखना बेटा, चाहे ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, वो दोनों रिएक्शन हमारी कहेगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, ठीक है, और ये क्या बन गया आपके पास कॉपर ऑक्साइड, राइट। चलिए, अच्छा अब एक और रिएक्शन करते हैं। जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, अब ये वाली जो पाइप है यहां से हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस, अब इसके अंदर क्या बन चुका है, इसके अंदर बन चुका है कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर से हम पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। अब क्या होगा, ठीक है, अब कॉपर क्या है, अब यहां से क्या होगा कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन डिस्प्लेस, और ये हमारे पास बन गया कॉपर प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, कलर भी पता होना चाहिए आपको। यहां पे कॉपर का कलर क्या होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन, और जब ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कुछ ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये भी पूछ लेता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया यहां से कॉपर ऑक्साइड से, अब क्या हो गया है, ये देखो यहां से इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो यहां पे रिएक्शन क्या हो रही है, जिसके अंदर हाइड्रोजन का गेनिंग हो रहा है वहां हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिपीटिंग अगेन, यहां पे हमने स्टार्टिंग में किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा, लॉस होगा हाइड्रोजन का। बट अगर हम इसकी जो अपोजिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा। फर्स्ट पॉइंट, इसमें होगा बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारी जो रिएक्शन थी जिसमें हमने किया है कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये कॉपर अलग बच गया हमारे पास, और यहां से H2O, ठीक है, ये कॉपर आ गया हमारे पास। अब इस रिएक्शन में कहां पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो चुका है, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन का लॉस करेगा। अब यहां पे आपको दो रिएक्शन का पता करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहां से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो यहां पे हो रहा है बेटा ऑक्सीजन का लॉस, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा रिडक्शन, तो यहां पे हो रहा है बेटा रिडक्शन। इसको ले देते हैं, ये आ गया आपका रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन में, यहां पे तो ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये यहां पर क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन का एडिशन, और ऑक्सीजन का एडिशन हमने पीछे किया था, जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ये रहा, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारी होगी बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ। यानी जब भी हम बात करते हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है, जिसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स। रेडॉक्स में से जो रेड है ये वाला, ये है रिडक्शन, ऑक्स है ऑक्सीडेशन के लिए। अच्छा, यहां से एक और पूछ लेता है आपका, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट एक मीडिएटर की तरह काम करता है। अब यहां पे मीडिएटर की तरह काम कर रहा है किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। सो इस रिएक्शन में जो भी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर रहा है, तो यहां पे है CuO। तो बेटा यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आपका CuO।
अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा या जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लॉस करेगा, उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ये अपने ऑक्सीजन को लॉस करेगा, लूज करने के बाद खुद रिड्यूस हो जाएगा और एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एंड इटसेल्फ रिड्यूस यानी खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसका अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट में। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, वो जो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। अब रिडक्शन करने में यहां पे हेल्प कौन कर रहा है, ये देखो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहां से खुद ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, यानी इसका ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसके ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया, कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था उसको निकाल दिया, तो ये यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और करते हैं, लास्ट एग्जांपल है हमारा, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ये हमारा हो गया ZNO प्लस C। अब ये रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है बन रहा है आपका Zn प्लस CO। अब यहां पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ये जो कार्बन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन कहां हो रहा है, रिडक्शन मतलब लॉस, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस कहां हो रहा है, ये हुआ है ऑक्सीजन का लॉस, या जिंक ऑक्साइड का वो जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया बेटा हमारा रिडक्शन। इतनी बात समझ आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम स्लाइड चेक कर लेते हैं, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट जो हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन कराने में। यहां पे ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ZNO कर रहा है, और रिडक्शन कौन कर रहा है, रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट इसे बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे रिड्यूसिंग कर रहा है कार्बन, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 1 जिसमें आपने स्टडी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कर लिए, दोबारा रिपीट करते हैं। और इस चैप्टर में फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, अभी बताता हूं बेटा। यहां से क्वेश्चन बनेगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होते हैं। इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे मैग्नीशियम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मैग्नीशियम पर। और आपको जैसे मैंने बताया था डीकंपोजिशन पर आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डीकंपोजिशन के मैंने जितना आपको बता दिया शायद आपका एनसीईआरटी से मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कवर उसमें। ठीक है, तो मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया है डीकंपोजिशन पे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि रिएक्शन प्रोसीड करती है या नहीं करती है। और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी बताया है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताई है थर्माइट रिएक्शन। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पुट अप किया था कि थर्माइट रिएक्शन के अलावा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल था जो गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा था। ठीक है, वो मैं आपको थर्ड चैप्टर बताऊंगा, लेकिन जिसने कमेंट करा उस बच्चे को डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा मैं। चलते हैं। अच्छा उसके बाद क्या था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसी के मैंने आपको कॉमन पार्ट बताए थे कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट। और इसमें मैं हमेशा दो रिएक्शन को ही फॉलो कर रहा हूं, जिसमें से एक तो आपकी वही है सेम, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे रहा हूं मैं। ठीक है, और लास्ट का क्वेश्चन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, रेडॉक्स रिएक्शन।
यहाँ पे क्वेश्चन देता है वो इसके ऊपर की रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एग्जांपल दीजिए, या आपको बताना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे शॉर्ट क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट आपका था जो कोरोजन वाला, इस चैप्टर में नहीं है बेटा, कोरोजन और रेंसिडिटी ये आपका कट चुका है, ठीक है, पार्ट नहीं है इस टर्म में, तो इसको हम कट कर रहे हैं। फिर भी अगर चाहते हो तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके कवर कर दूंगा, हो सकता है कि आगे सिलेबस में शायद चेंजेस हो, बट मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस एज सच होगा, ठीक है। तो हम इसको अभी कट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं, पार्ट 3 में बेटा हम करेंगे एनसीईआरटी इन बिटवीन क्वेश्चन, यानी ब्लूप्रिंट वाले। तो ब्लूप्रिंट करेंगे, बैक एक्सरसाइज करेंगे बेटा, और बैक एक्सरसाइज के साथ हम करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सारे करेंगे। तो पार्ट 3 की वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना बेटा। टेलीग्राम चैनल से आपको सारी की सारी चैनल की ब्यूटीफुल पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो इतना आज की वीडियो में, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।